1949 में अमेरिका की एक रियासत मोंटाना में आग लग गई, वाइल्ड फायर। और इस आग को बुझाने के लिए एक स्क्वाड को भेजा गया जिनके लीडर का नाम था वैगनर डॉज। आग नॉर्मल सी थी, वैगनर डॉज और उनकी टीम वहां पर आए और उन्होंने आग को बुझाना शुरू कर दिया। बिल्कुल वही कार्रवाई उन्होंने की जो रस्मन अमूमन वो इस किस्म की आग को बुझाने के लिए करते हैं। पीछे पहाड़ी थी और पहाड़ी की स्लोप ऊपर को जा रही थी, इसे रिज कहा जाता है। सामने आग लगी हुई थी और खुश्क घास को और पत्तों को तेजी से आग अपनी लपेट में ले रही थी। अचानक हवा का रुख बदला और आग बहुत बड़ी हो गई। आग आहिस्ता आहिस्ता उनकी टीम की तरफ आना शुरू हो गई। डॉज साहब सबसे आगे थे और उनकी टीम पीछे थी और वो आग को बुझा रहे थे। और एक टाइम ऐसा आया कि डॉज साहब को लगा कि अब ये आग नहीं बुझेगी बल्कि ये हमें अपनी लपेट में ले लेगी। तो उन्होंने अपनी टीम को कहा कि भागिए। टीम ऑलरेडी पीछे थी और उन्होंने कहा कि एस्केप रूट दीजिए। और खुद डॉज साहब ने एक ऐसा काम किया कि उनकी टीम भी हैरान रह गई। उन्होंने अपने पीछे हटके अपने सामने एक गोल दायरे में आग लगाना खुद शुरू कर दी, खुद आग लगा दी। और वो जो हिस्सा था जिसमें आग लगी वो जलना शुरू हो गया। इतने में आग बड़ी करीब आ चुकी थी और डॉज साहब जो हिस्सा जल चुका था उसके अंदर दाखिल हुए, मुंह के बल नीचे लेटे, मुंह पर उन्होंने कपड़ा बांधा, हाथ आगे किए और पूरे तरीके से लेट गए। आग करीब आई, आग को उस हिस्से में फ्यूल नहीं मिला क्योंकि पहले ही सारा घास फूस जल चुका था। आग साइड से होती हुई आगे की तरफ चली गई, लेकिन आग की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि 12 लोग उस दिन अपनी जान से हाथ धो बैठे। दो बंदे ऐसे थे जो कि पीछे जाकर रिज के ऊपर चढ़ सके और उन्होंने स्केप रूट लिया, तो वो बच गए 2 लोग। और जो सबसे अहम बात है वो ये थी कि डॉज साहब भी बच चुके थे। दुनिया में इस स्टडी को बहुत गौर से देखा जाता है, इसे बहुत ज़्यादा रेफर किया जाता है, इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई कि आखिर उन्होंने किया क्या। जब बचे हुए लोगों ने बताया कि इन्होंने सबसे आगे होते हुए अपने सामने वाले हिस्से में आग लगाई और उसमें लेट गए और बच गए, तो ऐसा टेक्निक किसी भी मैनुअल में मौजूद नहीं थी अमेरिका के उस वक्त। और फिर जब डॉज साहब से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो हमेशा सोचते थे कि मैं कैसे मुस्तकबिल में फंस सकता हूँ मुश्किल सिचुएशन में। अगर मैं बंद कमरों में, बंद इमारत में आग बुझा रहा हूँ तो किस किस्म की सिचुएशन होगी और मैं क्या करूँगा। और अगर मैं खुली जगह पर किसी जगह ट्रैप हो जाता हूँ तो फिर मैं क्या करूँगा। मैं हर वक्त अपने दिमाग में सिमुलेशंस करता रहता था, अपनी ट्रेनिंग को क्वेश्चन करता था, अपनी ट्रेनिंग को सवाल करता था कि इस ट्रेनिंग में क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं पता और मुझे रियल टाइम दुनिया में जाकर उससे फेस करना होगी। इसे कहते हैं मेटा थिंकिंग, जिसे आमतौर पर मेटाकॉग्निशन भी कहा जाता है। और डॉज साहब की जिंदगी इस मेटा थिंकिंग की मरहूने मिन्नत थी, इसकी वजह से बची। लेकिन मेटा थिंकिंग होती क्या है? इस स्टोरी से आपको पता चल गया होगा कि मेटा थिंकिंग का मतलब यह है कि अपने सोचने को क्वेश्चन करना, अपने सोचने के अंदाज पर सवाल उठाना। थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग, इसे मेटा थिंकिंग कहते हैं। क्या आप सही तरीके से सोच रहे हैं? और आज की जदीद साइंस ये कहती है, रिसर्च बेस्ड साइंस ये कहती है कि जो टॉप लेवल की इंटेलिजेंस है वो मेटा थिंकिंग है। टॉप लेवल के जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो हैं जो मेटा थिंकर्स होते हैं, जो ये नहीं सोचते कि हमें क्या बताया गया है उसी पर अमल करना है, बल्कि वो ये भी सोचते हैं कि जो हमें बताया गया है क्या वो भी ठीक है या उससे भी क्वेश्चन करना चाहिए। जो 2 लोग बचे वो लोग थे जिन्होंने अपने टूल्स वहां पर फेंके और वो टूल्स के बगैर तेजी से पीछे भाग गए। लेकिन बाकी जितने लोग वहां पर फौत हुए, आग में झुलस गए, उन्होंने अपने टूल्स नहीं फेंके। और इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट हुई कि उनको ट्रेनिंग में यह बताया गया था कि हर वक्त आपके टूल्स आपके साथ होने चाहिए। उन्होंने इस सोच को, इस ट्रेनिंग को सवालिया नज़रों से नहीं देखा। उन्होंने सवाल नहीं किया कि क्या हर वक्त टूल मेरे पास होने चाहिए। और जब उन पर प्रेशर आया तो वो टूल समेत पीछे की तरफ भागे और आग उनसे ज़्यादा तेज साबित हुई। तो साबित होता है कि जो लोग अपनी थिंकिंग को क्वेश्चन करते हैं उन्हें ज़्यादा जहानत का हामिल समझा जाता है। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक साइंटिस्ट की तरफ जिनका नाम है जॉन हर्ले फ्लेवल और अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट है। इन्होंने सबसे पहले मेटाकॉग्निशन का जो वर्ड है इसे कॉइन किया था।
इनकी किताब है, आप मेटाकॉग्निशन पे इनकी किताब भी पढ़ सकते हैं। और इनकी किताब में बहरहाल लिखा गया है कि जितने भी आईक्यू टेस्ट लिए गए, स्मार्ट लोगों के आईक्यू टेस्ट लिए गए, उनमें ये चीज़ मुश्तरक थी कि वो मेटा थिंकर्स थे। जो टॉप लेवल के लोग थे वो नहीं थे जिनके पास इंटेलिजेंस बहुत थी, रॉ इंटेलिजेंस, वो थे जो कि मेटा थिंकर थे। और जब आईक्यू वर्सेस मेटा थिंकिंग आई तो देखा गया कि आईक्यू ज़्यादा रखने वालों की जहानत कम थी बनिस्बत उन लोगों के जो कि मेटा थिंकिंग करते थे, जो कि अपनी सोच को सोचते थे, जो कि अपने फैसलों को क्रिटिकल नज़रों से देखते थे, अपने अंदर खामियां ढूंढने की कोशिश करते थे, अपनी सोच में खामियां ढूंढने की कोशिश करते थे। इन्होंने अपनी किताब में बताया कि ऐसे लोग एमरजेंसीज में बहुत अच्छे तरीके से एमरजेंसीज को हैंडल करते हैं, लीडरशिप बहुत अच्छी होती है, वक्त पर बड़े डिसीजन करते हैं, और जब वर्क प्रेशर आता है या इमरजेंसी प्रेशर आता है तो ये बहुत अच्छे लीडर साबित होते हैं जो कि मेटा थिंकर होते हैं। एक चीज़ यहाँ पर यह भी साबित करने की कोशिश की गई है कि जब हम स्ट्रेस में जाते हैं तो हम अपने डिफ़ॉल्ट मोड में चले जाते हैं। उसका मतलब ये है कि जब भी आप स्ट्रेस में जाते हैं तो आप वो काम करते हैं जो कि आपकी आदत होती है, आपकी हैबिट होती है, क्योंकि उस वक्त थिंकिंग ब्रेन एक्टिव नहीं होता अमूमन लोगों का। इसलिए लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में हम ऑटो पायलट पे चले जाते हैं, तो हम जो करते हैं अमूमन हम वही करते हैं, हम सोचते नहीं हैं। जबकि मेटाकॉग्निशन और मेटा थिंकिंग इससे बिल्कुल रिवर्स कहती है। वो ये कहती है कि जब आप पर इमरजेंसी और आप स्ट्रेस में जाएं तो आप फौरन अपने सबकॉन्शियस माइंड की तरफ ना जाएं, बल्कि आप एक पॉज लें, आप रुकें और आप कहें नहीं, पहले मुझे सोचना है कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है। और जब आप पॉज लेंगे, आप कुछ सेकंड्स के लिए 2 मिनट 3 मिनट के लिए रुकेंगे, तो उसके बाद आपका सामने वाला दिमाग एक्टिव होगा, जिसे रिफ्लेक्टिव ब्रेन कहा जाता है। आप सोचना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे कि क्या मैं सही तरीके से इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल रहा हूँ। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि जब भी हम इमरजेंसी की सिचुएशन में आए तो हम अपने आप से सवाल पूछें कि क्या मैं सही तरीके से थिंकिंग कर रहा हूँ या मैं इस वक्त फाइट, फ्लाइट और फ्रीज मोड में जा चुका हूं, मैं सर्वाइवल मोड में जा चुका हूं। क्योंकि मेटा थिंकिंग कभी भी सर्वाइवल मोड में नहीं होती, बल्कि ये हमेशा ग्रोथ मोड में होती है। और ग्रोथ मोड उस वक्त आपका एक्टिव होता है जब आप रिलैक्स्ड होते हैं, जब आप पॉज लेते हैं और जब आप अपनी रिफ्लेक्शन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। यहां पर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जहां मेटा थिंकिंग ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान किया। मैं आपको मिलाता हूं माइक लिजारिडिस से, जो कि ब्लैकबेरी के सीईओ रह चुके हैं, और इन्होंने ही ब्लैकबेरी को एक टेक ऑफ दिया था, क्योंकि उस वक्त हमारे पास ऐसे मोबाइल थे जिनसे ईमेल्स नहीं हो सकती थी। तो ब्लैकबेरी पहली मर्तबा आया और उसने आकर लोगों को ये फैसिलिटी दी कि आप इसके ज़रिए ईमेल कर सकते हैं। तो एक बहुत मेजर कामयाबी हासिल हुई ब्लैकबेरी को, और उसके स्टॉक बिल्कुल ऊपर चले गए, और उसके बाद उसमें इंक्रिप्शन बड़ी अच्छी थी और भी बड़ी चीज़ें थीं जिससे ब्लैकबेरी ऊपर जाना शुरू हो गई। लेकिन यहाँ पर इन्होंने मेटाकॉग्निशन का दामन अपने हाथ से छोड़ दिया और इन्होंने कहा कि हमने ब्लैकबेरी को ऐसा ही रखना है। इनके मुकाबले में एक और कंपनी थी जिसे आज भी हम जानते हैं, एप्पल। और एप्पल जो कि बड़े सिंपल आईपॉड्स बना रही थी और लैपटॉप्स बना रही थी, उस वक्त मोबाइल उन्होंने नहीं बनाए थे, आईफोन उस वक्त नहीं डिज़ाइन किया था। एप्पल ने सोचा कि वो एक ऐसा मोबाइल फ़ोन बनाएंगे जिसमें कंप्यूटर डाल देंगे। जब इनको ये चीज़ पता चली तो इन्होंने उसको तमस्खर से देखा और कहा कि ये क्या बात हुई कि लोगों को, जो ब्रांड लोग होते हैं, जो सीईओ लेवल के होते हैं, जो सी लेवल की लीडरशिप होती है, उनको सिर्फ ईमेल्स चाहिए होते हैं, उनको पूरा कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन पर नहीं चाहिए। इनकी कंपनी में बहुत लोगों ने इनको बताया कि नहीं, हमें भी कंप्यूटर लेके आना चाहिए, हम उनसे आगे हैं, लेकिन इन्होंने उनकी बात ना सोची। इन्होंने अपनी थिंकिंग को क्वेश्चन करने से इनकार कर दिया। एप्पल ने मोबाइल फ़ोन में पूरा का पूरा कंप्यूटर डाला और उन्होंने आईफोन निकाल दिया। पहले 3-4 सालों में इनकी जो सेल थी वो 60% कम हो गई। लेकिन फिर भी इन्होंने मेटा थिंकिंग नहीं की, फिर भी इन्होंने क्वेश्चन नहीं किया अपनी थिंकिंग को। इनके बोर्ड ने, इनके एम्प्लॉयज़ ने इन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला, पर ये साहब टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं, अभी भी हमारा ब्रांड ऊपर जाएगा। और अगले चंद सालों में तो गेम ही ओवर हो चुकी थी, क्योंकि फिर एप्पल आईफोन ने टेक ऑफ कर दिया और उसने पूरी की पूरी मार्केट जो है उसको स्वैप कर दिया। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंपनी जो कि आईफोन से बहुत आगे थी, वो मेटा थिंकिंग ना करने की वजह से आगे ना जा सकी और उसको बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम अपने स्कूलों में, हम अपने कॉलेजेस में बच्चों को रिफ्लेक्शन की तरफ लाएंगे, उन्हें मेटा थिंकिंग की तरफ लाएंगे,
अगर हमें मेटा थिंकिंग की टेक्निक्स नहीं आती, बहुत सी टेक्निक्स हैं जिसमें 6 थिंकिंग है एडवर्ड डी बोनो के है, और उसके अलावा भी बड़ी टेक्निक्स है जो आप ढूंढ भी सकते हैं, और अगली वीडियोस में हम भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे। तो हमें मेटा थिंकिंग की तरफ जाना है, हमें अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजेस में, अपने यूनिवर्सिटीज़ में मेटा थिंकिंग को लेके आना है, इसे एम्बेड करना है अपनी एजुकेशन सिस्टम में, ताकि हमारे बच्चे अपनी इंटेलिजेंस को क्वेश्चन करें, अपनी थिंकिंग को क्वेश्चन करें, अपने बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन करें कि वो जिस तरीके से सोचते हैं क्या वही तरीका है इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का, या उसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं, ताकि हम ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाएं, हम फेलियर से सीखें, हम फेलियर से घबराएं ना। और जितनी भी एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं, ये लोग फेलियर से घबराए थे, इसीलिए इन्होंने उससे हटके बिल्कुल कोई काम नहीं किया जो ये समझते थे कि यही सही तरीका है एंड तक पहुंचने का। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसे स्कूलों, कॉलेजेस में ज़रूर, उनके ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।